मान लो कि एक डिटरमिनेंट है डेल्टा, फिर से n बाई एन का भी हो, जरा भी टेंशन नहीं है। ठीक है, ये 3/3 का ले रहे हैं, चाहो तो तुम n बाई एन का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक डिटरमिनेंट बना रहे हैं जो इसके मतलब यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ठीक है ना, इसके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर से बन रहा है, नहीं मतलब एक डिटरमिनेंट बना रहे हैं डेल्टा सी, मतलब डेल्टा कोफैक्टर, ठीक है ना। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या कहलाएगा, C11। तो सेम ऑर्डर में हम लोग क्या लिख रहे हैं इसके कोफैक्टर्स, ऐसा। अब हम लोग यहाँ क्या प्रूव करेंगे कि अगर 3/3 का है तो डेल्टा कोफैक्टर जो होगा ना वो डेल्टा स्क्वायर के बराबर होगा। डेल्टा कोफैक्टर किसके बराबर होगा, डेल्टा स्क्वायर। और अगर ये n/n का होता है तो डेल्टा कोफैक्टर भी डेल्टा की पावर n-1, ठीक है ना। कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो आंसर है बहुत आसानी से, दोनों ही डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो डेल्टा इंटू डेल्टा कोफैक्टर डन इंटू इसका जो डेल्टा कोफैक्टर है, इसके रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं। तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, C11 देख लो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखना बहुत ही खतरनाक चीज बनेगी। A11 C11 A12 C12 A13 C13, बताओ डेल्टा। अच्छा चलो, थैंक गॉड कुछ तो सीखे हो, कुछ बच्चे तो उसी में अटक रहे हैं। A11 C21 A12 C22 A13 C23 डेल्टा 0। फिर इसी तरीके से उसके बाद वाला भी हम लोग करेंगे, दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा 0। फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। समझ में आएगा। अब ये डेल्टा क्यूब हो जाएगा तो डेल्टा कोफैक्टर यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा स्क्वायर। और अगर ये n/n रहता तो डेल्टा की पावर उधर कितना आ जाता है n, तो डेल्टा कोफैक्टर किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा की पावर n-1। नेक्स्ट जैसे हम लोग ये कुछ डिटरमिनेंट्स देख रहे हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और सिग्मा ए बी मतलब भी वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये देखना सिग्मा ए बी मतलब फिर से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सिग्मा ए बी। इनकी वैल्यूज बतानी है।
थर्ड वाला भी देख लेंगे। जैसे पहला डिटरमिनेंट जो है वो एक्चुअली क्या है कि दो का प्रोडक्ट है, नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, ये वाला, ठीक है ना। ये कौन से दो का है? वो जो साइक्लिक अपने हैं, नहीं, कौन कौन सा? ए बी सी, नहीं, और ये जो दूसरा वाला है इसमें देखो ए बी सी, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिख रहा है क्या? और फिर आएगा ए बी बी सी सी ए, फिर क्या आएगा आपका? फिर से ए बी बी सी और सी ए ही आएगा शायद, तो यहाँ पे शायद सी और ए और शायद बी, देख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए, और फिर से वही ए सी ए बी और बी सी, मतलब ए बी बी सी सी ए। फिर से अगर इसको देखोगे तो ये बी सी ए लिख लो, तो फिर से आएगा ए बी बी सी सी ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से देखोगे तो बी सी सी ए और क्या आएगा? ए बी, और ये लास्ट वाला जो है फिर से हम लोग बोले क्या लिख दीजिए आप? सी ए बी। तो यानी कि ये जो है ये इन्हीं दोनों का क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसकी वैल्यू तो हो जाएगी ना फिर 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का क्या आएगा? होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। डेल्टा टू भी बिल्कुल अभी जो प्रॉपर्टी बताई है उस पर बेस्ड है। तो ये सब ऐसे डिटर्मिनेंट है जिसको देख के आपको याद होना चाहिए कि वो जो सिमेट्रिक साइक्लिक डिटर्मिनेंट है उसका क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। जैसे इसको भूल जाओ, ये है आपका साइक्लिक डिटर्मिनेंट। इसका अगर आप को फैक्टर लिखते हैं सबका और उससे एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तो जैसे ए का को फैक्टर बी सी माइनस ए स्क्वायर, नहीं, फिर बी का को फैक्टर देखना बी स्क्वायर माइनस ए सी है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव, कितना आएगा? सी ए माइनस बी स्क्वायर। सी का देखना ए बी माइनस क्या आएगा? सी स्क्वायर। ऐसे ही आप आगे का भी देखते जाओ, माइनस यहाँ पे बी होगा, ध्यान रखना। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी का क्या हो जाएगा? सी ए माइनस बी स्क्वायर। फिर इसका क्या आएगा? ए बी माइनस सी स्क्वायर, और फिर से इसका माइनस वाला आएगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी सी की जगह क्या आएगा? बी सी माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही आप इसका भी देखिएगा तो ये आ जाएगा, यानी कि इसकी भी जो वैल्यू होगी वो जो साइक्लिक डिटर्मिनेंट है उसके स्क्वायर के बराबर ही होगा। मतलब ये भी कितना आएगा आपका? 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखोगे कि ये भी जो है ये भी यही है, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का होल स्क्वायर, और ये भी इसी से ब्रेक हो जाएगा। कैसे? तो ये जानने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करूँ कि इन दोनों को पलट दे रहा हूँ, इन दोनों को समझ में, मतलब इन दोनों का मतलब हुआ है रो टू और रो थ्री को पलट रहे हैं, मतलब इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे बी सी ए की जगह क्या आएगा आपको? सी ए बी। और यहाँ पे क्या आएगा? अब बोलोगे सर माइनस साइन आ जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ, इसको पहले रो में डाल दो। तो देख रहा है सब सेट हो गया आपस में, नहीं, इनको इंटरचेंज किया, माइनस साइन आया, उसको पहले रो में रख दिया। अब देखो मजा आएगा, माइनस ए स्क्वायर बी सी 2bc माइनस ए स्क्वायर, देख लो। फिर क्या आएगा? माइनस ए बी प्लस ए बी गया, और क्या आएगा? सी स्क्वायर। फिर क्या आएगा? माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, तो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर। ऐसे आगे भी देखते जाओ, माइनस ए बी सी स्क्वायर ए बी, तो क्या आएगा? सी स्क्वायर। अब मैं ही थोड़ी बताता रहूँगा, कभी देख लूँगा, तो ये वाला डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो फिर से इसके बराबर ही हो जाएगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये तीनों डिटरमिनेंट देख लेना ध्यान से, ये कभी अगर आ जाए तो डायरेक्टली हम उसकी वैल्यू लिखने के काबिल बन जाए, नहीं बाकी डाउट तो पूछ ही सकते हैं, नो डाउट। आगे बढ़े। जैसे एक ऐसे ही डिटरमिनेंट का सवाल ही है, लिख लो, एक और कर लो सवाल। इफ if this determinant is 3, then find the value of this determinant. ठीक है, तो this value will be what? 9 with obvious regions, नहीं,
एंड ऑब्वियस रीजन इज व्हाट, ये जो भी डिटर्मिनेंट है इसके को फैक्टर से बना हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें खैर अभी बताई गई हैं तो ताज़ा ताज़ा कर लिया नहीं, लेकिन अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अलग से आएगा तो क्या कर पाओगे। तो देख सकते हैं कि 1 का देखोगे तो x³ - 1, इसका देखोगे तो x² - x² 0, फिर इसका देखोगे तो x माइनस क्या आएगा x⁴। तो मेरे ख्याल से दिख रहा है सबको को फैक्टर चल रहा है। ऐसे ही बाकियों को भी देखोगे को फैक्टर, तो डेल्टा को फैक्टर क्या होगा डेल्टा स्क्वायर, यानी कि कितने के बराबर आ जाएगा 9। बाकी अगर कोई उस इक्वेशन को ओपन करके बोले कि सर मैं इस तरीके से सॉल्व करना चाहता था, तो भाई आपकी फैंटेसी आपको मुबारक। अच्छा नेक्स्ट हम लोग डिटर्मिनेंट जैसे बताया भी था कि यूज़ कहाँ पड़ा, वाइल सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो उसके हिसाब से हम लोग कौन सा देख रहे हैं, क्रैमर्स रूल कहने के लिए इंग्लिश में। क्रैमर्स रूल में वही करेंगे हम लोग, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करोगे। 3/3 का देख लेते हैं, ये 3/3 से रिलेटेड हमारे को जनरली आता है, समझ में आएगा। बोलोगे n/n का, तो बोलो n/n का कर लो, चौक लेकिन ज़्यादा है नहीं, बाकी तुम लोग देख लो क्या। तो जेई में आता भी 3/3 का ही है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि a1x + b1y + c1z = d1, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। ऐसे ही चाहो तो n इक्वेशन n वेरिएबल भी हो जाए, और लास्ट आपका आएगा a3x + b3y + c3z = d3। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, x y z। तो कोई बोले कि सर मैं तो क्या है ना मैनिपुलेट करके जल्दी निकाल लेता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर लिया उससे कर लिया तो खटाखट आ जाता है मेरा। तो भाई आप कर सकते हैं, मतलब मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन क्रैमर्स रूल मतलब थ्रू द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट इसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, समझ में आएगा। बाकी किसी को लग रहा है कि वही मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन की टाइप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देता हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये हूँ मैं हूँ, तो वेरी गुड। अच्छा तो हम लोग कि इसमें क्या है ना 4 डिटर्मिनेंट बनाएंगे ऑफ सेम साइज 3/3। नहीं, पहला डिटर्मिनेंट जो होगा वो बनेगा विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x y z। किसके कोएफिशिएंट से बनेगा, x y z। समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो शायद समझ में भी आ जाए। तो इन द सेम ऑर्डर जैसे यहाँ लिखा है ना वैसे ही इधर भी लिखा रहेगा, ठीक है। कैसे लिखा रहेगा बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड लास्ट रो a3 b3 और c3। अब बोलोगे बाकी के 3 कैसे बनेंगे, तो हम लोग बता रहे हैं बाकी के 3 विद द हेल्प ऑफ डेल्टा बनेंगे। उसका नाम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बोल सकते हो, या फिर सफिक्स में x y z भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं डेल्टा x बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ उसको, डेल्टा x। इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ करना है ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं करना है नहीं, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करना है। हम लोग को ये जो पहला कॉलम है डेल्टा का उसको d1 d2 d3 से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, d1 d2 d3 से। तो डेल्टा x कैसे बना कि डेल्टा का जो पहला कॉलम है उसको रिप्लेस कर दिया हमने d1 d2 d3। थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना, d1 d2 d3 इक्वेशन के राइट साइड में लिखा हुआ है। अगर लेफ्ट में लिखा रहता है +d1 +d2 +d3, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या आया होता है -d1 -d2 -d3। तो वो सिली मिस्टेक के लिए आप बचा के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी तो करना है यार एग्जाम, नहीं तो फिर एग्जाम जैसा लगता नहीं है। बताओ किसी एग्जाम के बाद तुम लोग आओ बोलो कि सर सिली मिस्टेक नहीं हुआ नहीं लगेगा नहीं, क्या करके आओ भाई पेरेंट्स भी पूछ लेंगे कि यार इतना एक्यूरेट नहीं चाहिए तुमको। डेल्टा वाई भी फिर से डेल्टा से बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें पहला कॉलम नहीं है, अब इसमें कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम, इसको रिप्लेस करेंगे। अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया है, अभी तक बस हम बता रहे हैं कि 4 डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, उसके आगे फिर हम बाकी की बात करेंगे। और डेल्टा जेड n/n लेते तो थोड़ा टाइम लग जाता नहीं। डेल्टा जेड में आप क्या करोगे, अब लास्ट वाला जो कॉलम है उसको किससे रिप्लेस करोगे, d1 d2 और d3। अरे लगा रहता है, ये सबको समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। डेल्टा एक्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, 2 तरीके हैं मैनिपुलेट करने के, एक तो लिख के और एक बोल के। बोलो कौन सा वाला करें, लिख के, बोल के मैनिपुलेट करना बहुत आसान रहता है और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है उसमें। तो जो बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हैं ना उनको दिखने लग जाता है कि अच्छा यही चल रहा है। आदित्य अग्रवाल ध्यान से देखिए, d1 d2 d3 सबको दिख रहा है। अब d1 d2 d3 क्या दिख रहा है, उधर दिख रहा है, तो यानी कि मैं d1 की जगह यहाँ पे क्या रख दिया, a1x + b1y + c1z, a2x + b2y + c2z एंड a3x + b3y + c3z। बिल्कुल दिख रहा है एकदम झकास।
अब इसको 3 डिटरमिनेंट में तोड़ रहे हैं, आओ साथ में तोड़ें। देखना जैसे हम a1x b1y c1z a2x b2y c2z a3x b3y c3z, अगर इसको तोड़ेंगे तो 3 डिटरमिनेंट बनेंगे। पहले डिटरमिनेंट में सुनना क्या रहेगा, a1x a2y सॉरी a1x a2x a3x a1x a2x a3x x कॉमन a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो ये क्या हो गया डेल्टा। जो दूसरा बनेगा वो ध्यान से सुनना, b1y b2y b3y, तो y कॉमन आता ही b1 b2 b3 के साथ आइडेंटिकल मतलब मामला साफ, और उधर भी c1z c2z c3z जो आएगा वो c1 c2 c3 के साथ साफ। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, एक इक्वेशन। और इक्वेशन कैसा आ रहा है कि डेल्टा n2x इक्वल टू कितना आएगा डेल्टा x। नहीं समझ में आया तो बता देना, ऐसा नहीं सोचने कि डेल्टा इंटू एक्स मल्टीप्लाई करके ऐसे डेल्टा एक्स लिख दिया ये अलग अलग समझ में। अच्छा इसी तरीके से जब आप डेल्टा वाई को पकड़ोगे और d1 d2 d3 की तरह जगह जब ये रिप्लेस करोगे तो ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ b1y b2y b3y वाला बचेगा, और बाकी एक तो उधर वाला खाएगा एक इधर वाला खाएगा, समझ में आएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अब क्या हो जाएगा, डेल्टा इंटू वाई और डेल्टा इंटू जेड, मतलब नया तरह का मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहा हूँ कि डेल्टा इंटू एक्स डेल्टा एक्स हो जाता है, ऐसे वाला नहीं, ठीक है ना। डेल्टा और डेल्टा एक्स का मतलब है यहाँ पे ये, तो डेल्टा डेल्टा एक्स तो नोन होगा ना, सोचो क्यों, क्योंकि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो कोफिशिएंट्स तो अपने को पता ही है, समझ में आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से समझ में आ रहा है कि एक्स वाई जेड निकलने के चांसेस हैं थोड़े बहुत, बिकॉज डेल्टा यू नो डेल्टा एक्स यू नो, तो यहाँ पे अननोन कौन फंसा हुआ है एक्स, और यहाँ पे वाई और यहाँ पे जेड। तो यहाँ तक लिखो, पहले सिंप्लीफाई करके खुद से लिख लेना, एक तो कम से कम कर लेना, बाकी मेरे ऊपर बहुत भरोसा है तो कोई बात नहीं, क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा नहीं डिस्कशन करना है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर नॉन कोफिशिएंट्स होंगे तो उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ कंक्लूड तो कर ही लेंगे, और वो कैसे कंक्लूड करना है उसी का डिस्कशन करना है, समझ में आ गया। जैसे केस 1, अब बोलोगे सब क्या पंचायत है, तो देखोगे तो समझ में आता भी जाएगा थोड़ा थोड़ा, और शायद कहीं पूरा भी आता है कभी कभी। ये समझ में आ रहा है कि ये केस क्यों लेना पड़ रहा है मुझे कि डेल्टा नॉन जीरो, क्योंकि डेल्टा की पॉसिबिलिटी है ना कि जीरो हो सकता है, नहीं ऐसा तो नहीं है ना कि डेल्टा हमेशा नॉन जीरो ही रहता है सर, क्या नहीं। तो डेल्टा हम लोगों ने क्या लिया, नॉन जीरो, तो इस केस में ही डिवाइड कर पाएंगे, समझ में आ रहा है। तो इस केस में अगर डिवाइड करोगे तो एक्स क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, नहीं वाई क्या आएगा, डेल्टा जेड बाई डेल्टा। तो हम लोगों ने केस किया 1 क्या लिया है कि डेल्टा हम लोगों ने क्या मान लिया, नॉन जीरो, तो यहाँ से एक्स वाई जेड उठ के आ गया ऐसे। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज करते हैं जो हम लोग बोल रहे हैं कि बार बार आपको क्वेश्चंस में भी रीड करने को मिलेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश के टर्म्स हैं तो थोड़ा फील ले लो, समझ लो, जो भी नहीं समझ में आया तो रट लो, जो भी करना है कर लो, समझ में आ गया। एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग बार बार, कंसिस्टेंट। अब ये वर्ड ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी यूज करते हैं, ये टेंथ से करते आ रहे हैं। अगर तुमने कभी साइमल्टेनियस इक्वेशन टाइप की चीज पढ़ी होगी ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाला, अगर बंक नहीं किया हो नहीं, तो हम लोग बोले कि वहाँ पे भी वो वर्ड कंसिस्टेंट यूज होता था, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। कंसिस्टेंट कब कहते हैं सिस्टम को, जब कम से कम क्या हो, एक से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, और एक भी हो तो भी बहुत अच्छी बात है, खराब किसी भी केस में नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब कम से कम सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन हो, एक। कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। इफ इट हैज नो सॉल्यूशन तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं ट्रिवियल, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये भी शायद कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब बोलते हैं, जब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आ रही हो, 0 0 0। नहीं, ट्रिवियल सॉल्यूशन कब, व्हेन ऑल द वेरिएबल्स अटेन द वैल्यू ओनली 0 0 0, ओनली 0 0 0। तो नॉन ट्रिवियल का मतलब भी समझ में आ गया कि वो या उसके अलावा अगर कुछ सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन ट्रिवियल। मतलब ट्रिवियल सिर्फ एक ही केस में, कब, जब सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा हो, 0 0 0। लेकिन अगर 0 0 0 के अलावा और भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो फिर उसको ट्रिवियल नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ बुरा लग रहा हो तो बता सकते हैं। एक सॉल्यूशन है बोल सकते हैं यूनिक, नहीं ये सब वर्ड है, ठीक है ना। अगर एक ही सॉल्यूशन है, जैसे ये केस देखिए आप लोग, देखो बच्चों ये कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। समझ में आएगा तो लिख लेना, इन दिस केस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट having unique solution, having unique solution।
अब क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा कि शायद समझ में ना आए, ठीक है ना, तो उसमें कुछ एजम्पशंस करने पड़ेंगे, ठीक है, दे आर नॉट रदरफोर्ड एजम्पशंस, ठीक है ना, ये सिर्फ वैसे एजम्पशंस हैं जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, इस वजह से करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, बाकी हम 12th में जब जाएंगे डेफिनेटली जाएंगे, विश्वास रखना, हौसला रखना, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, देखेंगे, जैसे अभी जो 12th वाले बच्चे हैं अभी वो इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, समझ में आएगा। ये जो लिखा हुआ है ना लीनियर इन XYZ, ये एक्चुअली क्या होता है ना 3D स्पेस में एक प्लेन रिप्रेजेंट करता है। प्लेन समझते हैं? प्लेन आपके कॉन्सेप्ट्स की तरह नहीं है, उसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है ठीक है ना। प्लेन मतलब कोई ऐसा सरफेस जिस पे कभी भी आप कोई 2 पॉइंट लो और उसको ज्वाइन करो बाई लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, बस सुनना है, जैसे रामायण अगर कभी सुने हो या महाभारत सुने हो वैसे बस सुनना है, ज़्यादा फील ले लोगे तो फिर टेंशन में आ जाओगे कि सर ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, बस ये ऐसे सोच लो कि सर को बताने की इच्छा हो रही है, कुछ ऐसे बताया था बस। तो प्लेन मतलब कोई भी ऐसा कोई सरफेस आपने लिया, उस पर 2 पॉइंट ले लिया रैंडमली, ठीक है ना, और उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसी पे लाई करें, किस पे? सरफेस पे पूरी तरह से, समझ में आएगा। तो उसको क्या कह सकते हैं? प्लेन। जैसे ये सरफेस एक प्लेन कहा जा सकता है, क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि इसके ऊपर कहीं भी रैंडमली, मतलब ये वाला छोड़ देना लूने वाला, तो इसके ऊपर हम लोग रैंडमली कोई भी 2 पॉइंट अगर उठाते हैं तो हमेशा आप देखोगे कि वो जो लाइन सेगमेंट होगा वो कंप्लीटली सरफेस के ऊपर ही होगा, समझ में आएगा। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि इसको क्या कहते हैं? प्लेन। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक प्लेन किसमें? 3D में। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक प्लेन 3D में। अभी जैसे तुम वेक्टर भी थोड़ा बहुत पता होगा तुम्हारे को, नहीं थोड़ा तो होता ही है ना कि आई कैप, जे कैप, के कैप पढ़ पढ़ के खुश होते रहते हो, लिखते भी हो तो अच्छा लगता है कि अरे क्या बढ़िया चीज़ लिख रहे हैं, नहीं मैथ्स में लिखते हो यस SOT, हे भगवान नहीं। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना XYZ के, नहीं, दिस इज बेसिकली द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। जैसे कोई प्लेन होगा, नहीं, तो आपको समझ में आ रहा है कि इसके नॉर्मल वेक्टर भी होगा, प्लेन के नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल, समझ में आ रहा है? नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ना भाई प्लेन पे, उसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये जो A1 B1 C1 जो कोफिशिएंट होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है ना, नॉर्मल वेक्टर का कंपोनेंट होता है। मतलब अगर कोई पूछे पहले वाले प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर बताओ, तो क्या बोल दूंगा मैं? A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप, A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप, ठीक है ना। कान बंद करके सुनो, बहुत अच्छा लगेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ट्राइंग गुड, इज ट्राइंग हार्ड है ना ऐसे दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी होगा, समझ में आएगा? सब क्लियर है? ऑल क्लियर? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा है। पहली चीज ये समझ में आई कि कोई भी लीनियर XYZ में क्या रिप्रेजेंट करता है 3D स्पेस में? प्लेन। प्लेन किसको कहते हैं समझा दिया? नहीं। अब प्लेन का अगर कोई नॉर्मल वेक्टर लिखना हो कभी, तो हम क्या करते हैं, वो जो कोफिशिएंट ऑफ XYZ है, नहीं, हाँ, उसको यूज कर लेते हैं। कैसे? A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप, वो प्लेन का क्या हो जाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल बातें बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे ये गंदी हैंडराइटिंग में एक बच्चा इसको भी आप एक प्लेन कह सकते हैं, समझ में आ रहा है? दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड अ प्लेन, ठीक है ना। क्लियर है ना? किसी को लग रहा है नहीं सर प्लेन यहाँ खत्म हो जा रहा है, नहीं सब मत सोचा करो, चलता जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे मुंडी थोड़ा नीचे कर लो, कट सकता है प्लेन जा रहा है ना। अच्छा, तो कोई पूछे कि इसका नॉर्मल वेक्टर, तो अगर ये पहला वाला प्लेन है तो क्या हो गया? A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप। समझ में आ गया? इतना तो सिंपल सा है। नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर 2 बार और बोलूंगा, लेकिन मानना यही पड़ेगा क्लियर है सबके लिए? ठीक है ना। बाकी 12th में वो सब फील आ जाएगा, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। अब जैसे 3 प्लेन है, हम एक्चुअली क्या पहले जब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल देखते थे तो क्या देखते थे? 2 लाइन देखते थे, नहीं क्या बोलते थे कि प्लेन में 2 लाइन है, या तो क्या करेंगे इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे अलग अलग रहेंगे नो सॉल्यूशन आ जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, डिप्रेशन इतना ही कहते थे ना, या कुछ और कहते थे? नहीं, ऐसे हम 3 प्लेन लेके सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आएगा? थोड़ा सा अगर सोच पाओ तो अच्छी बात है। तो ऐसा सोचो कि 3 प्लेन है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। थिंक अबाउट सच ए सिचुएशन कि 3 प्लेन है और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। सोच लिया? गुड, बताओ। ऐसा हो नहीं पाएगा, बट उसने सोच लिया तो मान लेते हैं। पॉइंट में होगा, पॉइंट्स 2 पॉइंट्स में नहीं होगा। हाँ, जैसे आप एक सिंपल सा केस पहले सोच सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है तो बोलना, आगे बढ़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे बढ़ना ही होता है, बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है ना।
एक्सिस बैंक एक और दे दो प्लेन, प्लीज गिव मी वन मोर प्लेन। अच्छा ओके, ये दिख रहा है, दो प्लेन ऐसे दिख रहे होंगे, एक ये वाला प्लेन, आर गेटिंग माय पॉइंट, एक ये वाला प्लेन, दो प्लेन दिख रहा है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, तो दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, ये समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अगर मान लो कि इस तरीके से दो प्लेन है, दिख रहे हैं क्या, और एक प्लेन जो है ये अपन ऐसे बना दें, बहुत ही खड़ूस कॉपी है, एक ऐसा प्लेन बना दें ऐसे, देखना ट्रायंगल नहीं है बेटा, ट्रायंगुलर प्रिज्म, दिस इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर प्रिज्म। समझ में आएगा। मैंने क्या किया कि ये जो लाइन है ना, इसके पैरेलल एक प्लेन ऐसे रख दिया है, तो हाउ मेनी इंटरसेक्शन दीज थ्री प्लेन्स हैज, हाउ मेनी इंटरसेक्शन, ध्यान से सुनेंगे सवाल, काफी फ्रेंडली क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटरसेक्शन दीज थ्री प्लेन्स हैव, जीरो। मतलब हम लोग साइमल्टेनियसली ये तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, नहीं समझ में आया, कर रहा है क्या, ये सर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तीनों साइमल्टेनियसली कहाँ इंटरसेक्ट, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बताओ बताओ, नहीं बोलो ना, क्लियर है सबके लिए। अच्छा, एक केस ऐसा हो सकता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ये प्लेन है और ये प्लेन है और ये प्लेन है, दिख रहा है ना, 1 2 3, नहीं, अब मान लो कि ये जो प्लेन है ये इसकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर गया, हाउ मेनी इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री प्लेन्स, इनफाइनाइट। ये पूरी की पूरी लाइन सॉल्यूशन है, नहीं समझ में आया। अब मान लो कि मैंने क्या किया है कि इस लाइन के पैरेलल नहीं बनाया, नहीं, ये जो लाइन थी ना, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का, कॉपी वाले जो दो प्लेन्स थे इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इससे पैरेलल बना देते हैं, तो ये समझ में आ रहा है, नहीं कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मान लो कि इस लाइन के पैरेलल इस प्लेन को ना रख के मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया ऐसे, तो क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे तीनों प्लेन, कितनी जगह इंटरसेक्शन होगा इनका, कितना, एक पॉइंट पे, क्योंकि यही वाला लाइन जो है ये इन दोनों में कॉमन है, और यही लाइन आगे चल के इस प्लेन को, ये जो भी टिल्टेड प्लेन है उसको कितने पॉइंट पे काटेगा, एक। तो यानी कि हमारे पास टोटल कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक। समझ में आ रहा है कितने कितने सॉल्यूशन हुए, एक तो पॉसिबिलिटी की एक सॉल्यूशन हो जाए, एक पॉसिबिलिटी है कि इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाए, एक पॉसिबिलिटी कि देयर इज नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, देयर इज नो सॉल्यूशन, एक ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तीनों प्लेन क्या हो गया, सेम, नहीं, तो इस केस में भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट में केसेस हो सकते हैं कि भाई तीनों के तीनों प्लेन एक लाइन से गुजर रहे हो, या तीनों प्लेन्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल, नहीं हो सकते। हाँ, अगर मान लो कि ऐसा केस हो जाए कि मान लो एक और प्लेन देना रे, ये वाला, इसको यहीं रहने देना, एक ऐसा प्लेन है, एक इसके पैरेलल है, एक इसके पैरेलल है, तीनों प्लेन पैरेलल, हाउ मेनी सॉल्यूशन, हाँ, नो, इनफाइनाइट, all the planes will be intersecting at infinity ऐसा वाला नहीं चलता है, वो बता, और नहीं बता देते कि दो पैरेलल लाइन जो है इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करता है, नहीं बताते थे, अरे तो लोग टीचर लोग क्या पढ़ाए हैं फिर। अच्छा, तो समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, ये सब भ्रम है, ठीक है। अगर मान लो ये दोनों प्लेन सेम हो जाए, इनफाइनाइट, ये फ्रेंडली आदमी है भाई, ये दोनों तो हो गए हैं, लेकिन इसके साथ कोई इंटरसेक्शन थोड़ी मिलने वाला है, ये तो पैरेलल ही रह गया ना। समझ में आ रहा है, तो लो फिर समझ में आ गया क्या क्या अपन ने डिस्कशन किया। एक तो क्या केस के डिस्कस, ट्रायंगुलर प्रिज्म का केस, वो केस होगा किसका, नो सॉल्यूशन का। या फिर केस कैसा हो सकता है नो सॉल्यूशन का, तीनों प्लेन क्या हो जाए, पैरेलल, या फिर दो सेम हो जाए और वो तीसरे के क्या हो, पैरेलल। तीनों प्लेन अगर कोइंसिडेंट होंगे तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन, तीनों प्लेन अगर एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो भी कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी। समझ में आ रहेगा। और एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन किस केस में हुआ कि दो प्लेन से एक लाइन आ रहा है और जो तीसरा प्लेन है वो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पैरेलल ना हो। समझ में आएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो ऑफ कोर्स लाइन उस प्लेन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये वाला केस समझ में आ गया होगा ना कि कब हुआ होगा कि दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे एक लाइन में और वो जो तीसरा प्लेन होगा कुछ इधर उधर होगा तो उसके कारण एक इंटरसेक्शन आपका पॉसिबल हुआ होगा। ये केस 1 है। अब केस 2 में आते हैं।
डेल्टा इक्वल टू 0। अब डेल्टा इक्वल टू 0 में ना सुनना, पहली चीज क्या है कि डेल्टा 0 मतलब वो ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, नहीं ये वाली चीज 0 हो रही है, समझ में आएगा। तो अब इसको यहाँ पे देखें तो ये 0 हो गया, तो इधर का साइड 0 × x 0 × y 0 × z, दो बातें हो सकती हैं, सॉरी एक तो हो सकता है कि ये तीनों भी साइमल्टेनियसली 0 हो रहे हो, नहीं, और या इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो रहा हो, कोई एक अगर नॉन जीरो हो रहा हो तब तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, हाँ वही देख रहा हूँ, मतलब इतना कॉमन सेंस की कमी कैसे है देश में, उसको महसूस करने की कोशिश कर रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा रह गया मेरे ख्याल से। अगर ये तीनों मतलब ऑब्वियसली जीरो है और इनमें से कोई एक नॉन जीरो हो गया कम से कम, तो ऑफ कोर्स जीरो इज नॉन जीरो, तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो केस 2 में भी हम लोग बोल रहे हैं कि इसका एक पार्ट ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज नॉन जीरो। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज नो सॉल्यूशन, मतलब हम लोग बोले इस केस में जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट, तो हम लोग बोले देयर इज नो सॉल्यूशन। लेकिन इसका बी पार्ट कि डेल्टा जीरो है और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी जीरो है, तो इस केस में क्या कहेंगे, तो इसमें एक चीज का समझना कि इसमें हम लोग जैसे बोल रहे हैं डेल्टा जीरो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जीरो, तो ये सब जीरो हो गए, समझ में आ रहा है क्या, तो सब लग रहा है कि सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि इशू है। इशू क्या है कि मान लो कि तीनों के तीनों जो प्लेन हैं वो पैरेलल हो जाए, आप उस केस में भी देखोगे यही चीज हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन कोई भी नहीं आ रहा, नहीं। जैसे अगर आप सोचो कि तीनों प्लेन पैरेलल हो गए, तभी क्या मैंने बताया कि वेक्टर पैरेलल समझते हो ना, कि जैसे दो वेक्टर, जैसे तीन प्लेन पैरेलल हो गए, दिस इज द फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन और थर्ड प्लेन, समझ में आएगा, तीन प्लेन क्या हो गए, पैरेलल, 1 2 3, तो इनके जो नॉर्मल्स होंगे वो सब तो पैरेलल होंगे ना, सबके नॉर्मल्स क्या होंगे, पैरेलल, मतलब ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 ये सब तो प्रोपोर्शनल होंगे ना एक दूसरे के, नहीं समझ में आया कि जैसे a1 b1 c1 होगा तो a2 b2 c2 क्या होगा, मान लो k1 टाइम्स a1 b1 c1, नहीं पिला रहा है, और ये लास्ट वाला क्या आएगा, k3 टाइम्स a3 b3 c3, d1 d2 d3 पे नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि d1 d2 d3 भी अगर प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है तो तीनों के तीनों प्लेन क्या हो जाएंगे, सेम। कठिन हो रहा है, क्लियर है सबके लिए। तो जब आप डेल्टा निकालोगे तो डेल्टा जीरो हो गया, क्योंकि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये सब प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो k1 k2 निकल जाएगा, तो अभी साथ तीनों ही रोस सेम हो गए, तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो। जब आप d1 d2 d3 से पहले को रिप्लेस करोगे तब भी ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, सेम होंगे ना, यानी कि डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा एक्स भी जीरो है, डेल्टा वाई भी जीरो है और डेल्टा जेड भी जीरो है। तो हम लोग इसमें बस बोल रहे हैं थोड़ा सतर्क रहना कि जब भी ये वाला केस बन रहा हो ना, डेल्टा जीरो के साथ साथ ये तीनों जीरो, तो उसमें क्या सतर्क रहेंगे कि बस एक बार चेक कर लेंगे कि ये तीनों प्लेन्स पैरेलल ना हो। और पैरेलल कैसे फील आएगा आपको, रेशियो से, किससे फील आएगा, रेशियो से, कि जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है कि नहीं, a1/a3 b1/b3 c1/c3 बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो इस रेशियो से आपको पता चल जाएगा कि तीनों प्लेन्स पैरेलल हैं कि नहीं है। और अगर तीनों प्लेन पैरेलल हैं तो इवन दो डेल्टा जीरो होगा, डेल्टा एक्स जीरो होगा, डेल्टा वाई जीरो होगा, डेल्टा जेड जीरो होगा, उसके बावजूद कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज भी अपन इसमें नोट कर लेंगे, एक्सेप्ट इसमें लिख लेंगे कौन सा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्सेप्ट कौन सा केस, पैरेलल प्लेन, उसको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा आपको हमेशा।